हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 एमसीक्यूज देखने वाले हैं अबाउट सैम्पलिंग मेथड्स टॉपिक। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगी अबाउट दिस टॉपिक। और इस वीडियो में हम लोग जो भी कुछ एमसीक्यूज देखेंगे वो जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पहले पूछे गए थे और बाद में भी पूछे जाएंगे। सो इस एमसीक्यूज को देखने के बाद आपको एग्जाम में एमसीक्यूज सॉल्व करने में बहुत फायदा होगा। स्टूडेंट्स, जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 7 टू 10 दिसंबर तक है और इसके पूरे मार्क्स 100 है एंड इट हैज टू सेक्शंस, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। और सेक्शन 1 ये सभी के लिए कॉमन होता है एंड इट इज फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी जिसके लिए 50 मार्क्स है एंड पेपर 2 इज फॉर सब्जेक्ट जिसके लिए 50 मार्क्स है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको 50 मार्क्स लाने हैं। तो ग्लोबल ऑनलाइन टीम आपके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से आप एंट्रेंस एग्जाम में 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इस कंप्लीट कोर्स में हम लोग वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें थियरी और एमसीक्यूज दोनों भी आते हैं। हम लोग फुल सिलेबस नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज। तो इसी में ही आपके 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। हम आपको 1500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं ताकि आप सारे टॉपिक्स अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको और आपकी कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड हो जाए। तो इसी में से ही आपको एग्जाम में 400 एमसीक्यूज मिल जाएंगे। और ये सारी चीजें हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि इस कोर्स की वजह से आप एंट्रेंस एग्जाम तो क्वालिफाई करोगे ही, बट आपको इंटरव्यू सेशन में भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो अगर आप इस कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए जिसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और इस कोर्स की फीस ओनली 699 रुपीज है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस कंप्लीट कोर्स को परचेस कीजिए ताकि आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सको और आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम मिले, आप उनके लिए प्रिपेयर कर सको। स्टूडेंट्स, अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए जिसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की है। जब आप लॉग इन करोगे तो आपके ऐप पर ये स्क्रीन दिखेगा। स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आप जेएनयू टाइप कीजिए, देन आपके पास कंप्लीट कोर्स का ओवरव्यू आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ड्यूरेशन है 1 मंथ। कंटेंट में जाने के बाद यहाँ पे आप वीडियो लेक्चर्स नोट्स देख सकते हो, तो यहाँ पे आप डेमो लेक्चर्स देखकर कोर्स को परचेस कर सकते हो। लेट अस स्टूडेंट स्टार्ट विथ आवर टुडेज लेक्चर। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग के डिजाइन्स है, राइट। सो कॉम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग यानी कि ऐसे सैम्पलिंग टेक्निक जिसमें दोनों भी आते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और यहाँ पे मोस्टली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स आते हैं जिनको रिस्ट्रिक्शन आता है ऑन द सैम्पलिंग टेक्निक्स पर। ओके, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स आते हैं डिजाइन के। पहला तो आता है कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। दूसरा है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तीसरा है क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। फोर्थ इज एरिया सैम्पलिंग। फिफ्थ इज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग एंड सिक्स्थ इज सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। सो देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सो सिस्टमैटिक ये एक कॉम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग डिजाइन है जिसमें हम लोग पहला सैंपल रैंडमली चूज करते हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन और उसके बाद बाकी के सैंपल्स हम लोग फिक्स्ड इंटरवल के साथ ही चूज करते हैं, मतलब एवरी nth सैंपल को हम लोग चूज करते हैं। ओके। दूसरा है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ये भी एक कॉम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग डिजाइन है जिसमें हमारे पास हेट्रोजीनस पॉपुलेशन होता है और उस हेट्रोजीनस पॉपुलेशन को हम लोग मल्टीपल होमोजीनस पॉपुलेशन में डिवाइड करते हैं और उस मल्टीपल होमोजीनस पॉपुलेशन में से हम लोग सैंपल्स को रैंडमली चूज करते हैं। तीसरा है सिंपल सैम्पलिंग। सिंपल सैम्पलिंग ये कोई कॉम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग डिजाइन नहीं है। फोर्थ इज क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग ये एक कॉम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग डिजाइन है जिसमें हम लोग क्लस्टर्स बनाते हैं
सैंपल्स के। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, तो उस बड़े पॉपुलेशन को हम लोग स्मॉल स्मॉल क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं और रैंडमली हम उस क्लस्टर्स को चूज करते हैं। एंड द लास्ट वन इज बेसिक सैम्पलिंग। बेसिक सैम्पलिंग भी कॉम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग डिजाइन नहीं है। सो ये दो कॉम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग डिजाइंस नहीं है, बट बाकी के कॉम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग डिजाइंस है। सो द करेक्ट आंसर इज टू, दैट इज ए, बी एंड डी ओनली। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो स्टेटमेंट है सैम्पलिंग इज एडवांटेजियस एज इट, राइट। सो जैसे कि हमें पता है कि हम लोग जब भी रिसर्च करते हैं और हमें जब डेटा को कलेक्ट करना होता है, तब हम सैम्पलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज अगर बहुत सारा डेटा सोर्स है रिसर्चर के पास, बट उस सारे डेटा का वो इस्तेमाल नहीं कर पाता है फॉर हिज रिसर्च, बिकॉज उसको बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। और अगर उस रिसर्चर को फाइनाइट पॉपुलेशन चाहिए फॉर हिज रिसर्च, राइट, तो तब वो सैम्पलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकता है। अगर रिसर्चर को टाइम सेव करना है, तब वो सैम्पलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। और अगर उसको मनी भी सेव करना है फॉर हिज रिसर्च, तब भी वो सैम्पलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, राइट। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर टाइम सेविंग एंड मनी सेविंग, and that's why sampling is advantageous. So option से saves time, दूसरा है helps in capital saving, तीसरा है both 1 and 2, and the last one is increases accuracy. So इसमें से सही आंसर है 3, both 1 and 2, because sampling is advantageous because it saves time and helps in capital saving. Because अगर in every research कोई भी researcher मनी सेव करता है, तो उसकी वजह से कैपिटल का भी सेविंग हो जाएगा, राइट। सो कैपिटल सेविंग, and sampling is also advantageous as it increases accuracy, but the most important things are it saves time and helps in capital saving. तो इसका सही आंसर है 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो स्टेटमेंट है रैंडम सैम्पलिंग इज हेल्पफुल एज इट इज। सो रैंडम सैम्पलिंग हेल्पफुल है बिकॉज उसके पीछे के रीजंस क्या है? सो रैंडम सैम्पलिंग यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो एज द नेम सजेस्ट रैंडम। सो यहाँ पे हमारे पॉपुलेशन में जो भी कुछ सैंपल्स है, उन सभी सैंपल्स का यहाँ पे इक्वल चांस होता है कि वो रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सके। ओके, सो ऑप्शन है रीजनेबली एक्यूरेट। अगर सभी लोगों को रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए इक्वल चांस है, तो रीजनेबली ये मेथड एक्यूरेट ही हो जाएगा। ये एक इसका रीजन है। फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस, यस, यहाँ पे हम लोग यानी कि रिसर्चर पर्सनली कोई रिप्रेजेंटेटिव रख के, कोई भी डिजाइन रख के, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता है। यहाँ पे इक्वल चांसेस है सभी पर्सन्स के लिए कि वो रिसर्च में पार्टिसिपेट हो जाए। यहाँ पे कोई भी पर्सनल बायसेस नहीं है। इट इज फ्री फ्रॉम personal biases. An economical method of data collection, yes, it is the simple method of data collection, and it is economical method of data collection because it is very easy। और यहाँ पे सभी लोगों के लिए इक्वल चांस है कि वो रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सके। ये भी एक इसका रीजन है। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। स्टूडेंट्स यहाँ पे डैश इज अ प्रिफर्ड सैम्पलिंग मेथड फॉर द पॉपुलेशन विथ फाइनाइट साइज, ऐसा पूछा है। जब भी हम लोग पॉपुलेशन विथ फाइनाइट साइज इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। जैसे कि हमने देखा, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग ये एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है, जिसमें हम लोग पहले रैंडमली सैंपल को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद एवरी इंटरवल में सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 25 पॉपुलेशन है नंबर्स, तो पहले 5 में से हम किसी भी रैंडम सैंपल को सिलेक्ट करेंगे, एंड इफ दैट रैंडम सैंपल इज सेकंड नंबर, देन उसके बाद आफ्टर एवरी इंटरवल हम लोग सेकंड सैंपल को ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पॉपुलेशन फाइनाइट है, एंड इसकी वजह से हम लोग सैंपल्स को बिटवीन इंटरवल और एट फिक्स्ड इंटरवल यहाँ पे हम लोग सैंपल्स को चूज कर रहे हैं। दूसरा है पर्पजिव सैम्पलिंग। पर्पजिव सैम्पलिंग ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है, और इसका दूसरा नाम है जजमेंटल सैम्पलिंग।
जजमेंटल सैम्पलिंग। बिकॉज यहाँ पे रिसर्चर ऐसे पर्सन को चूज करता है या फिर ऐसे इवेंट्स को चूज करता है जिसकी वजह से उसको जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसको उसी पर्सन से या फिर उसी इवेंट से मिलता है, बाकी दूसरी जगह से उसे नहीं मिलता। एंड दैट्स वाई उसका नाम है पर्पजिव सैम्पलिंग। तीसरा है क्लस्टर सैम्पलिंग। जैसे कि हमने देखा क्लस्टर सैम्पलिंग में पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ी होती है और हमें पता भी नहीं होता है कि उस पॉपुलेशन की साइज कितनी है, और दैट्स वाई हम इस पॉपुलेशन को सब डिवीजन में प्रोवाइड करते हैं या फिर उसका सब डिवीजन बनाते हैं और उस सब डिवीजन को हम लोग क्लस्टर्स बनाते हैं और उस क्लस्टर्स को हम लोग यहाँ पे रैंडमली चूज करते हैं। एंड द लास्ट वन इज एरिया सैम्पलिंग। एरिया सैम्पलिंग ये क्लस्टर सैम्पलिंग का ही टाइप है, बट यहाँ पे जो क्लस्टर्स होते हैं वो क्लस्टर्स ये एक जियोग्राफिकल एरियाज होते हैं। ओके, यहाँ पे भी हमें पॉपुलेशन की साइज मालूम नहीं होती। इसका मतलब ये दो सैम्पलिंग टेक्निक्स ऐसी है जहाँ पे फाइनाइट पॉपुलेशन नहीं होता, जहाँ पे इनफिनाइट पॉपुलेशन साइज होती है। द रिमेनिंग ऑप्शंस आर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड पर्पजिव सैम्पलिंग। बट पर्पजिव सैम्पलिंग में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि हम फाइनाइट पॉपुलेशन साइज से ही सैंपल्स को चूज करेंगे, राइट? ये भी एलिमिनेट हो गया। द रिमेनिंग ऑप्शन इज systematic sampling. So the correct answer is 1. स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का डिजाइन है या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है। सैम्पलिंग के दो टाइप्स होते हैं। पहला तो होता है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा आता है कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, तीसरा है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड द लास्ट वन इज क्लस्टर सैम्पलिंग। ओके, ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन है कोटा सैम्पलिंग, दूसरा है क्लस्टर सैम्पलिंग, तीसरा है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड द लास्ट वन इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ये तीनों ऑप्शंस ऐसे हैं जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स है। द रिमेनिंग इज कोटा सैम्पलिंग, यानी कि कोटा सैम्पलिंग एक ऐसा टाइप है जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है। कोटा सैम्पलिंग में हम लोग जिन पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे चूज करते हैं, हमें उनका कैरेक्टरिस्टिक्स पता होता है और उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ही हम उनको चूज करते हैं, ताकि हमारे पास जो भी कुछ पॉपुलेशन हो विद द चोजन सैंपल्स, तो हमारे पास वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, विद द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास पॉपुलेशन होगा। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज 1. Which of the following sampling method is appropriate to study the prevalence of AIDS amongst male and female in India in 1976, 1986, 1996 and 2006? तो अगर हमें ये स्टडी करना है कि इंडिया में 1976 में, 1986 में, 1996 में और 2006 में मेल और फीमेल कैंडिडेट्स को एड्स था, तो उसका प्रीवैलेंस क्या था, उसका अगर हमें स्टडी करना है तो उसके लिए हम लोग सैम्पलिंग मेथड कौन सा इस्तेमाल करेंगे। एंड दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे किसी भी सैम्पलिंग टेक्निक का एप्लीकेशन कैसा होगा इसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है कोटा सैम्पलिंग। जैसे कि हमने देखा कोटा सैम्पलिंग ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। व्हाट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? और यहाँ पे हमें लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होता है और उन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ही हम लोगों को यहाँ पे पार्टिसिपेट कर कर लेते हैं इन आर रिसर्च। तो इसकी वजह से हमारे पास जो भी कुछ सैंपल्स होते हैं, टोटल सैंपल्स, तो वो सारे सैंपल्स में वो सेम ही कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, राइट? लास्ट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग ये एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है और यहाँ पे हमारे पास जो पॉपुलेशन साइज होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, जिसकी वजह से हम लोग स्मॉल स्मॉल क्लस्टर्स बना के उन क्लस्टर्स को हम लोग रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। तीसरा है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम लोग एवरी nth आइटम को चूज करते हैं एज अ सैंपल। एंड द लास्ट वन इज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसमें हम लोग हेट्रोजिनस पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं होमोजेनस पॉपुलेशन में और हम
उस होमोजेनस पॉपुलेशन से रैंडमली सैंपल्स को चूज करते। तो यहाँ पे हमें 4 इयर्स दिए गए हैं, 1976, 1986, 1996 और 2006। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में 1976 में फीमेल और मेल का पॉपुलेशन क्या था ये हमें पता लगाना चाहिए। 1986 में क्या था, 1996 में और 2006 में, राइट। सो ये फाइनाइट पॉपुलेशन है। सो ये तो हमें पता है कि इट इज द फाइनाइट पॉपुलेशन। और हमें यहाँ पे ये देखना है कि मेल और फीमेल में एड्स का प्रीवैलेंस क्या था। यानी कि इनमें से कोई लोग ऐसे होंगे जिनको एड्स था, कोई लोग ऐसे होंगे जिनको एड्स नहीं था। तो ये हमें पता नहीं है। वी हैव टू चेक कि कितने लोगों को एड्स था, कितने लोगों को नहीं था, राइट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पॉपुलेशन को रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद हम लोग एवरी इंटरवल में पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते जाएंगे। सो इसकी वजह से क्या होगा, हमें एवरी ईयर के बारे में भी पता चलेगा कि इन एवरी ईयर हमारा जो एड्स का प्रीवैलेंस था अमंगस्ट मेल एंड फीमेल इन इंडिया वो क्या होगा, राइट। सो हम लोग यहाँ पे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का इस्तेमाल करेंगे। ओके। सो करेक्ट आंसर है 3। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल सैम्पलिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जब भी हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल हमें चूज नहीं करना चाहिए, मतलब हमें वो एप्लीकेबल नहीं करना चाहिए टू द सैम्पलिंग मेथड। तो पहला है सैंपल यूनिट्स मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। सो ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमें सैम्पलिंग टेक्निक में यूज करना चाहिए। बिकॉज अगर हमारे सैंपल यूनिट्स अगर क्लियरली डिफाइंड नहीं होंगे तो हमें ये क्लियरली पता नहीं चलेगा कि हम एग्जैक्टली कौन से सैंपल्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं इन आर स्टडी। सो ये एक उसका प्रिंसिपल है। सैंपल यूनिट्स मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर कोई भी सैंपल यूनिट्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो उसका कोई रिसर्च में फायदा नहीं होगा हमें। बिकॉज अगर कोई भी सैंपल यूनिट्स उनके उनके हिसाब से रिसर्च में हमें हेल्प करेंगे, सो आफ्टर दैट हमारे रिसर्च में उसका कोई इजीनेस होगा, हमारा रिसर्च उससे बहुत ज्यादा अच्छा होगा, राइट। सो इसका मतलब ये है कि सैंपल यूनिट्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। सो ये प्रिंसिपल हम अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा है सैंपल यूनिट्स ऑफ सैंपल शुड बी यूज्ड थ्रू आउट द स्टडी। सॉरी, सेम यूनिट्स ऑफ सैंपल शुड बी यूज थ्रू आउट द स्टडी। अगर हम सैंपल के सेम यूनिट्स को यूज करते हैं थ्रू आउट द स्टडी तो उसकी वजह से हमें स्टडी करने में भी दिक्कत नहीं आएगी एंड इट विल बी अ कंटिन्यूअस स्टडी। सो ये उसका प्रिंसिपल है। सैंपल यूनिट्स मस्ट बी चोजन इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव मैनर। यस, जब भी हम लोग सैंपल यूनिट्स को चूज करते हैं विद इन द पॉपुलेशन तो वो सिस्टमैटिकली और ऑब्जेक्टिव मैनर से ही हमें चूज करने चाहिए। सो ये भी एक उसका प्रिंसिपल है। सो इसका सही आंसर है 2। बिकॉज सैंपल यूनिट्स मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये प्रिंसिपल ऐसा है जिसको हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक में अप्लाई नहीं करते। When a research problem is related to heterogeneous population, the most suitable sampling method is। जब भी हमारा जो रिसर्च प्रॉब्लम होता है वो हेट्रोजिनस पॉपुलेशन को रिलेट करता है तो इस केस में हम लोग कौन सा सैम्पलिंग मेथड इस्तेमाल करेंगे, मतलब कौन सा मोस्ट सुटेबल सैम्पलिंग मेथड यहाँ पे आएगा। सो पहला ऑप्शन है लॉटरी मेथड, दूसरा है क्लस्टर सैम्पलिंग, तीसरा है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड द फोर्थ वन इज कन्वीनियंट सैम्पलिंग। जैसे कि हमने देखा जब भी हेट्रोजिनस पॉपुलेशन आता है तब हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज यहाँ पे हम लोग जो हेट्रोजिनस पॉपुलेशन होता है जिसकी साइज बहुत ही बड़ी होती है उस पॉपुलेशन को हम लोग छोटे छोटे सब डिवीजन में डिवाइड करते हैं। और इसकी वजह से जो पॉपुलेशन आता है आफ्टर सब डिवीजन वो पॉपुलेशन होमोजेनस पॉपुलेशन होता है। और उस होमोजेनस पॉपुलेशन में से हम लोग सूटेबल सैंपल्स को रैंडमली चूज करते हैं, राइट। सो इसका सही आंसर है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। और बाकी के जो सैम्पलिंग टेक्निक्स के उसको हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज द मोस्ट सुटेबल मेथड इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। Now, student, suppose you want to investigate the working efficiency of nationalized bank
इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू फॉलो। ओके, तो यहाँ पे हमें पूछा है अगर हमें इंडिया के जितने नेशनलाइज्ड बैंक है उनकी वर्किंग एफिशिएंसी इन्वेस्टिगेट करनी है, तो हम इनमें से कौन से सैम्पलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हमें सैम्पलिंग टेक्निक्स को रियल लाइफ में अप्लाई करना है। तो पहला ऑप्शन है एरिया सैम्पलिंग। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे जो क्लस्टर्स होते हैं वो एक जियोग्राफिकल एरियाज होते हैं, एंड दैट्स वाई हम उनको एरिया सैम्पलिंग बोलते हैं। और ऐसे जियोग्राफिकल एरियाज को, ऐसे क्लस्टर्स को हम लोग रैंडमली पॉपुलेशन से चूज करते हैं। दूसरा है कोटा सैम्पलिंग। इसमें हमें लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होता है और उस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही हम ऐसे सैंपल्स को चूज करते हैं। तीसरा है सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। सो सीक्वेंशियल सैम्पलिंग ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हमें साइज ऑफ सैंपल के बारे में पता नहीं होता, मतलब सैंपल की साइज फिक्स्ड नहीं होती है बिफोर आर रिसर्च, राइट। सो सो इसकी जो साइज होती है वो हम लोग मैथमेटिकल रूल्स के हिसाब से ही डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन yielded एज सर्वे प्रोग्रेसेस। सो जैसे कि हम लोग रिसर्च करते जाते हैं, जैसे कि डेटा कलेक्ट करते जाते हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उसके हिसाब से हम मैथमेटिकल रूल्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे सैंपल साइज को डिसाइड करते हैं। एंड द लास्ट वन इज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इज डिपेंडेंट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग, बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक का इस्तेमाल मल्टीपल स्टेजेस में करते हैं, एंड दैट्स वाई इसका नाम है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। सो अगर हमें वर्किंग एफिशिएंसी के बारे में जानना है अबाउट द नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया, तब हम पहले क्या करेंगे, हमें हमें पूरे नेशन को पहले स्टेट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। सो स्टेट्स में जितने सारे नेशनलाइज्ड बैंक है उनको हम लोग पहले चूज करेंगे और उनका स्टडी करेंगे। देन स्टेट्स के बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट में आएंगे। सो पूरे स्टेट्स में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स है उनको हम लोग चूज करेंगे। देन उसके बाद हम लोग स्मॉल टाउन्स में आएंगे, राइट। सो ये स्टेजेस हम यहाँ पे करेंगे। सो पहला तो स्टार्ट विद द नेशन, देन उसके बाद स्टेट, देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स, और यहाँ पे स्टेट्स ये एक क्लस्टर होंगे, डिस्ट्रिक्ट्स क्लस्टर्स होंगे, टाउन्स क्लस्टर्स होंगे, नेशन ये एक पूरा नेशन होगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्लस्टर सैम्पलिंग का इस्तेमाल करेंगे बट इन द मल्टीपल स्टेजेस, राइट। सो इसका सही आंसर होगा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन से सैम्पलिंग मेथड्स ऐसे हैं जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के अंडर आते हैं और जिसका इस्तेमाल हम लोग प्रोबेबिलिटी के प्रिंसिपल के ऊपर यूज करते हैं। ओके, सो हमने पहले भी देखा था कि सैम्पलिंग मेथड्स के दो टाइप्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो जैसे कि हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पहला तो आता है कि रैंडम सिंपल सैम्पलिंग, रैंडम सिंपल सैम्पलिंग। दूसरा होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तीसरा है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। एंड द फोर्थ वन इज क्लस्टर सैम्पलिंग। और जहां तक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात आती है तो उसमें पहला होता है कोटा सैम्पलिंग, दूसरा होता है जजमेंट सैम्पलिंग यानी कि पर्पजिव सैम्पलिंग, तीसरा होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, एंड द फोर्थ वन इज स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, राइट। तो ऑप्शन है कोटा सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सो इनमें से कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड्स है, बट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग ये एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। सो इसका सही आंसर है टू। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।